सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मरणं त्वरितभूमि जगेत दर्शन स्वयं केवं बने अरहं बने बने अरहं बने अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मरणं सहजीवनं जगेत बने दर्शन स्वयं केवं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। 3 संस्थाएं हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग। तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है। तो मैं आज के इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से रेणु जी बैद हमारे साथ जुड़ी है, जानी मानी परीक्षा प्रशिक्षक, और इनका सेशन हमें बीच बीच में समय निकाल के हमारा मार्गदर्शन करती है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतने बिजी समय में से भी आप समय निकालती है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। इनका लाइफ स्टाइल किस तरह का है अभी हम जानेंगे। इनके परिचय में हमारे साथ आज अलका जी जुड़ी है, हमारी कोऑर्डिनेटर, आपके बारे में बताने के लिए। तो डांगे सर, पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और 1-2 शब्द आप पहले कहेंगे, उसके बाद अलका जी को आमंत्रित करेंगे। यस, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। आज के इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि प्रशिक्षक है हमारी अपनी रश्मि सुराना। सॉरी, रश्मि जी सुराना नहीं, रेणु सुराना। रेणु जी बैद। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, रेणु जी बैद। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहे लेकिन मैं नाम अलग पढ़ रहा हूँ। रेणु जी बैद, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और रेणु जी ने इसके पहले भी बहुत सुंदर सुंदर सेशन लिए हैं। बहुत क्लैरिटी है उनके बातों में, बहुत अच्छे ज्ञान जो है, उनका ज्ञान का भंडार उनके पास है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 रेणु जी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और अभी डिटेल में परिचय हमारे अलका जी देने वाले हैं, तो अलका जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेणु जी का सविस्तर परिचय दीजिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जिनके वीडियो ऑन नहीं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाय हार्ट कि वो अपना वीडियो ऑन करे। आपके स्माइली फेस के साथ अगर कार्यक्रम शुरू होता है तो और अच्छा लगता है और आपको भी मजा आता है, और ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी एंजॉय करते हैं। तो नम्र निवेदन है, जितने भी जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं परंतु वीडियो ऑन नहीं रहते, तो प्लीज इफ प्रैक्टिकली पॉसिबल प्लीज ज्वाइन। और अभी हमारे आनंद भाई जी और राजू भाई दोनों ने भी बता दिया कि रेणु कोई हमारे लिए नई नहीं है, वो अपने परिवार की एक बनी हुई है। इसीलिए जब भी चाहे हम ऐसे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए, उनको तो हम कभी भी बुलाते हैं और वो कभी भी तैयार नहीं रहते हैं। रेणु जी की विशेष बात यह है कि सूरत में रेणु जी का, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अनेक डायमंड है, उसमें से एक डायमंड जैसा ही है, क्योंकि वो ट्रेनर का काम बहुत सुंदर कर रही है। सबको ट्रेनिंग देना एक इजी बात नहीं होती है। तो तेरापन भवन में हमने पहली बार देखा था
कि भी कुछ क्लास होती है, लेवल 2 होता है, लेवल 1 होता है, रेणु जी की क्लास तो चलती रहती है और इतना सुंदर सबको समझाती है कि सबको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे केंद्र में से एग्जाम्स होते हैं और पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्रेक्षक ट्रेनर है वो वहां आते हैं, और उसमें हमारे रेणु जी ने हमेशा टॉप किया हुआ है। और अभी अहमदाबाद में हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारी सेवाएं दे रही हैं। जब भी जरूरत होती है वहां भी ट्रेनिंग देने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। वैसे सीरियाली भी वो जाके आई है, तो अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं। उन्हीं को तो बार बार मौका मिलता है केंद्र से, ऐसे तो हम कभी भी कर सकते, पर केंद्र से मौका मिलना। और अभी हमारा अधिवेशन था, उसमें हम कई लोग जा नहीं पाए, परंतु जितने लोग गए थे वो बोल रहे थे, और रेणु जी का वहाँ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उन पर दी गई है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे क्लासेस चलते हैं उसको ट्रेनर के रूप में या मेन लोगों के रूप में 2-3 लोगों को सेट किया है। उसमें से हमारे एक रेणु जी है। ये हमारे सूरत के लिए बहुत प्राउड की बात है। तो एक बार उसके लिए सभी ओम आराम करें। ओम ओम आराम अरहम, नए जो ओम अरहम। अभी यस की नई काफी जो भाई बहनों के वीडियो ऑन है, आप लोग वीडियो क्यों ऑन ऑन नहीं कर रहे, पता नहीं। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए, स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। प्लीज वीडियो ऑन कीजिए एक बार, और ओम आरम के साथ, ओम आरम के साथ रेणु जी का स्वागत करेंगे। यस। हाँ। यस उमर, हम तो सूरत के लिए एक हमारा प्राउड है कि भाई इतने अच्छे ट्रेनर हैं, और केंद्र में भी उनका बहुत है। और हम लोग जब भी बुलाते आते, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे राजू भाई ने बोला, उनके टॉपिक की क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में भी वो नई नई इंफॉर्मेशन भेजती रहती है किताब के कुछ ना कुछ पढ़ने, यानी उनको पढ़ने का इतना शौक है कि उनके पास खजाना रहता है। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे रेणु जी ने आज बहुत सुंदर टॉपिक लिया है, शरीर प्रेक्षा। क्योंकि शरीर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना कुछ, मतलब घर का काम भी करना है और भिखारी को भीख भी मांगनी है, तो शरीर ठीक नहीं हुआ तो बेचारा सो जाएगा। तो शरीर का इम्पोर्टेंट तो रास्ते के भिखारी को भी है। और हम प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो शरीर से ही करते हैं, इतने कैसे थकान नहीं आती है और इतने घंटे कैसे काम करते हैं। तो इनके पीछे भी शरीर को संभालने का, शरीर को जानने का और शरीर के रहस्य समझने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए हमारे प्रेक्षागण में शरीर प्रेक्षा के नाम से इसका अभ्यास किया जाता है, और इसके सारे पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष बताया जाता है। तो रेणु जी हमें इसको क्लियर कर देगी आज, और उसके साथ प्रयोग भी करें। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके वेलकम कीजिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। त्रिवेणी संगम आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम। माइक हैंड ओवर टू रेणु। थैंक रेणु जी। यू मच यस। अलका जी, थैंक यू सो मच। हमेशा हम सबका मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है सूरत में अलका जी, और सबके लिए ही हमेशा सोचते हैं। थैंक यू अलका जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। एमपी के परिवार में उपस्थित सभी को मेरा ओम अरम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे अलका जी ने कहा कि सबसे पहले है ना, पहला सुख निरोगी काया। कहा भी गया है कि पहला सुख है ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे। साधना में हमें आगे बढ़ना है तो भी इस शरीर को, उसके भीतर जो रहस्य है उसको समझना पड़ेगा। कई बार लोग आते हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास भी लोग आते हैं और बोलते कि गुरुदेव आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है ये बता दीजिए। डायरेक्टली मतलब कहने की बात यह है कि आत्मा परमात्मा की बात तब समझ में आएगी जब हम इस शरीर को समझेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे, इसके रहस्य को समझेंगे। आत्मा परमात्मा को पहले समझने की बात ठीक वैसी ही होगी जैसे वर्णमाला का ज्ञान किए बिना ही कोई व्यक्ति अपने आप को भाषा विज्ञानी या ग्रामर एक्सपर्ट बनना चाहे, है ना। तो इसलिए इस शरीर का बहुत महत्व है। कई जगह आयुर्वेद में परिभाषा की गई है शरीर की, सप्त धातुमय शरीर। जो सप्त 7 धातुओं से बना हुआ है ये शरीर, रस, मेद, मज्जा, ओज, इससे बना हुआ है। रक्त, इसको शरीर कहते हैं। साइंस कहता है कि हमारा बॉडी 11 to 12 सिस्टम से बना हुआ है।
कई जगह शरीर कहा गया कि 5 तत्वों से बना हुआ है। एक डॉक्टर है, वो शरीर को अलग दृष्टि से देखता है, वो उसके लिए एक बॉडी होती है, चिकित्सा के लिए एक बॉडी ट्रीट करता है। कोई रंग रूप की दृष्टि से खाली शरीर को देखता है। तो अनेक दृष्टिकोण होते हैं देखने के। कोई आचार्य अगर वैराग्य की दृष्टि से अगर साधना करना चाहे, तो वो शरीर को मल मूत्र अशुचि से भरा हुआ, लोही पीप से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ उस नजरिए से देखता है। ये भी सही है, अशौच भावना के लिए अगर वैराग्य हमें चाहिए तो इस भावना से भी वो शरीर को देखते हैं। तो शरीर का ये देखने का भी दृष्टिकोण है, इसका भी मूल्य है। लेकिन शरीर को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम एकांगी हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण सम्यक कब होगा? जब हम शरीर को अनेक एंगल से, अनेक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और शरीर को देखने का दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा एंगल ये है कि अगर हम मोक्ष की साधना करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई साधन ही नहीं, इस स्थूल शरीर के सिवाय कोई साधन ही नहीं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये शरीर बहुत मूल्यवान है, बहुत काम की चीज है, बहुत सारभूत है, क्योंकि इसमें मन भी इसी में है, इंद्रियां भी इसी में है, चैतन्य केंद्र भी इसी में है, आत्मा भी इसी में है, आभा मंडल भी शरीर के आसपास है। और सबसे बड़ी बात, देवता भी चाहते हैं कि मोक्ष जाए तो इस स्थूल शरीर का मतलब उनकी भी चाह रहती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शरीर। और इस शरीर को देखना, चित्त को प्रत्येक अवयव पर, प्रत्येक पार्ट पे ले जाके इस शरीर को देखना, जो कुछ भी हो रहा है उसका अनुभव करना, प्राण के प्रकंपनों को देखना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना, यही है शरीर प्रेक्षा। तो इसलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के 8 मुख्य अंग बताए, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट अंग है शरीर प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ बॉडी। तो कई बार कई लोग बोलते हैं शरीर को क्या देखना, रोज ही देखते हैं इसको। तो अगर कम पड़ जाए तो शीशे में भी देख लेते हैं, दिन में 10 बार संवार लेते हैं अपने आप को, इस शरीर को क्या देखना है ना। तो उस नजरिए से हमें शरीर को नहीं देखना है। हमें शरीर को आंख बंद करके शरीर को देखना है, उसको अनुभव करना है। उसके भीतर इतने रहस्य है, इतनी चीजें भरी पड़ी है, उसका जगत इतना विराट है, उसको देखना है। देखते 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 स्थूल शरीर के प्रकंपन को देखते देखते हम प्राण धारा को, प्राण के प्रवाह को देखते देखते, विद्युत के प्रवाह को देखते देखते तेजस शरीर तक पहुंच जाएंगे। हमारे शरीर के भीतर 2 शरीर और है। स्थूल बॉडी ये शरीर है, ग्रॉस बॉडी, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसे बोलते हैं तेजस शरीर या बायो इलेक्ट्रिकल बॉडी, वाइटल बॉडी। वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर और गहरे में जाएंगे। उसको देखते 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 हम गहरी साधना, जब हमारा मन पटु बन जाएगा, मन एक्सपर्ट हो जाएगा, हमारा जब मन एकदम प्रशिक्षित हो जाएगा, और भीतर जाएंगे तो कर्म संस्कार को देखते हुए, कर्म शरीर को देखते हुए लास्ट में पड़ाव आएगा जब हम चैतन्य की धारा को, चैतन्य को भी देख पाएंगे, आत्मदर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली अभी बहुत दूर है। जितनी सरलता से मैंने कह दिया वैसा नहीं है। कई सालों का, पूरा जन्म भी लग जाए, हो सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। कहने में तो 1 मिनट लगी है ना, इसलिए कहा है दिल्ली बहुत दूर है अभी। लेकिन इस तरह से हम भीतर जाके इस शरीर प्रेक्षा के द्वारा आत्म साक्षात्कार का भी हमें अनुभव हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक शरीर प्रेक्षा, इसको मैं थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा साइंटिफिक, दोनों पक्ष थोड़ा बताना चाहूंगी। फिर हम आ जाएंगे बेनिफिट्स पे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने सारे हैं, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया, आत्मदर्शन की प्रक्रिया है, ठीक है, और इसका प्रयोजन भी क्यों करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, पहला सुख निरोगी काया, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इससे अच्छा कोई प्रयोग नहीं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार कहते थे,
स्वस्थ यानी क्या? स्व में स्थित रहना। अगर आपको स्व में स्थित रहना है यानी समाधि में रहना है, तो उसके लिए आपके जीवन में समाधि इज इक्वल टू जीवन माइनस, ये मैं कई बार बोलती हूँ, जीवन माइनस व्याधि आदि और उपाधि। यानी जीवन में जब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बीमारियां नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और शरीर प्रेक्षा ये स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इससे अच्छा कोई प्रयोग नहीं। ये कैसे, वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। शरीर प्रेक्षा का एक मुख्य सबसे बड़ा प्रयोजन है मूर्छा को तोड़ने के लिए, मूर्छा को मिटाने के लिए। मूर्छा कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है, वो आंख से देख नहीं पाता, लेकिन जिसकी आंख है और वो भी सही बात को देख नहीं पाता, उसको हम कहेंगे मूर्छा। यानी यथार्थ को यथार्थ नहीं समझता, वो होता है मूर्छा। तो ये मूर्छा के संस्कार हमारे पूरे शरीर में भरे पड़े, जन्म भूमि है मूर्छा। ये इस शरीर में मूर्छा ही मूर्छा भरी पड़ी है। तो जब आप शरीर प्रेक्षा करते हैं तो मूर्छा कैसे टूटती है? जैसे अन्य योग शास्त्र में कहा गया है 5 प्राण है, हमारे यहाँ कहा गया है 10 प्राण है। प्राण वैसे एक ही है, लेकिन कार्य करने के उनका एरिया अलग होता है, फंक्शंस अलग होते हैं, इसलिए 5 प्राण 10 प्राण कह दिए हैं। तो 5 प्राण में से जैसे प्राण, समान, उदान, व्यान और अपान, तो एक प्राण है व्यान प्राण। वो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। ये जो हमारी चमड़ी है ना, उसमें पूरा फैला हुआ है व्यान प्राण। जब हम पूरे शरीर की परीक्षा करते हैं, हम इस व्यान प्राण की परीक्षा करते हैं, है ना। क्योंकि जो भी देखिए आघात है, प्रत्याघात है, सर्दी गर्मी जो भी बाहर से आता है, इस चमड़ी को बींध कर ही भीतर जाता है। कहते हैं मूर्छा के संस्कार भी इस चमड़ी में सबसे ज्यादा है। जब हम शरीर परीक्षा करते हैं, जब भी हम इस व्यान प्राण की परीक्षा करते हैं, तो प्राण का हलचल होता है, प्राण शक्ति प्रभावित होती है। प्राण शक्ति प्रभावित होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक वो इम्यूनिटी बढ़ती है ना। क्योंकि इस चमड़ी पे, इस व्यान प्राण पे जो भी मेल आया हुआ है, जो भी अवरोध आया हुआ है, हम उसको दूर करते हैं, वो अवरोध हटने लगता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इसलिए शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो मूर्छा को मिटाने का ये बहुत अच्छा प्रयोग है। जो संस्कार है, मेल जमे हुए हैं, हम उनको भी धो देते हैं। तो इस त्वचा के द्वारा, स्पर्शन इंद्र के द्वारा जब हम इन सारे इस पे नियंत्रण करने लग जाते हैं व्यान प्राण पर, तो हम कह सकते हैं कि मूर्छा का पहला किला हम उसको तोड़ देते हैं। सेकंड इसका प्रयोजन है कि तटस्थता के लिए, क्योंकि हम जब शरीर परीक्षा करते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम राग द्वेष मुक्त होकर, तटस्थ होकर, जो कुछ भी शरीर में हो रहा है उसको देखें, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर, जो कुछ भी लाइक डिसलाइक से मुक्त होकर, जो कुछ भी हो रहा है उसको देखें। चित्त को पटु और सूक्ष्म बनाने के लिए, चित्त को हमें एक्सपर्ट बनाना है। जैसे पहली बार हम रोटी बेलते हैं तो क्या होता है, इंडिया का मैप बन जाता है ना। फिर प्रैक्टिस करते इतनी सालों से प्रैक्टिस करते, तो आज हम फटाफट बिना कुछ उस पे एफर्ट दिए हुए भी रोटी गोल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्रशिक्षित हो गए हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम शरीर परीक्षा में चित्त को, मन को भीतर ले जाने का बार बार ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो हमारा चित्त भी पटु यानी एक्सपर्ट बन जाता है और वो सूक्ष्म बातों को भी ग्रहण करने लगता है। इसके लिए अभ्यास लंबे काल तक हमें करना पड़ेगा। और इसका मुख्य प्रयोजन है आत्मा का साक्षात्कार करना और वर्तमान में रहना। शरीर प्रेक्षा हमें जागरूकता का प्रयोग है और वर्तमान में रहना सिखाता है। क्योंकि जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है वो हम देख रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे प्रेजेंट में रहने की आदत भी बढ़ने लगती है। जागरूकता का प्रयोग है, क्योंकि हम जागरूकता से देख रहे हैं, तो जागरूकता से हमारा और फोकस, अवेयरनेस भी बढ़ने लगता है। तो ये है इसका स्पिरिचुअल साइड। और स्पिरिचुअली हमारे भीतर 3 शरीर है। एक है स्थूल बॉडी, जैसे मैंने कहा,
उसके अंदर जैसे वो सप्त धातुओं का बना हुआ है, और सड़ना गलना उसकी मतलब विषय कुछ प्रॉपर्टीज है। लेकिन मोक्ष भी हम इस स्थूल शरीर के द्वारा जा सकते हैं। और जो साइंस कहता है कि बॉडी में 10-11 सिस्टम है, वो भी इस ग्रॉस बॉडी में ही है। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, तेजस शरीर, जो दीप्ति तेजस्विता पाचन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे भाव तंत्र का निर्माण करता है, और जो स्थूल और अति सूक्ष्म शरीर के बीच में सेतु का काम करता है, हमारा बायो इलेक्ट्रिकल बॉडी। और तीसरा है हमारा कर्म शरीर, जिसे कार्मण शरीर कहते हैं। ये कर्म के जो सूक्ष्म कर्म शरीर, ये अति सूक्ष्म शरीर है, इसलिए इसको कार्मण शरीर भी कहते हैं। और ये 3 शरीर है। अब स्पिरिचुअली आप समझिए, शरीर प्रेक्षा करते हैं तो ये प्राण के केंद्रों का स्थान है। जैसे अब एक डॉक्टर है, वो बॉडी को अच्छे से जानता है, एनाटॉमी जानता है, फिजियोलॉजी जानता है, लेकिन अभी उसकी पहुंच प्राण तक नहीं गई। वो नहीं जानता है कि अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो प्राणों के स्थान को अगर जानना है, वो कैसे कार्य करते हैं, इतनी हमारे शरीर में प्राण की नाड़ियां हैं, वो कैसे काम करती है, तो एक साधक जान सकता है, शरीर प्रेक्षा के द्वारा, एक चिकित्सक नहीं जान सकता। तो भीतर की यात्रा करने के लिए, भीतर के रहस्य को अनावृत करना है, तो ये शरीर प्रेक्षा में हमें प्राण के केंद्रों का स्थान, प्राण कैसे काम करता ये भी जानना पड़ेगा। और आत्मा का अधिष्ठान है ना, इस शरीर के भीतर हमारे आत्मा का निवास स्थान है, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। शरीर समझ लीजिए एक घड़ा है और उसमें पानी है, वो उसको हम आत्मा समझ लेते हैं। तो पहले हम घड़े को देखेंगे, शरीर को देखेंगे, शरीर को देखते 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 हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कोई बिल्डिंग में जाते हैं तो सीधा आप उस बिल्डिंग से सीधा फ्लैट में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं ना, पहले बिल्डिंग के गेट तक जाएंगे, मेन गेट तक, फिर A, B, C ऐसी बिल्डिंग्स होगी, A बिल्डिंग के गेट तक जाएंगे, फिर आप सीढ़ियों से चले या लिफ्ट से चले, जिस फ्लैट में आपको जाना है वहां पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं होता है ना सीधा छलांग से हम उस फ्लैट तक पहुंच जाए। तो ठीक वैसे ही हमें आत्मा तक पहुंचना है तो सीधे छलांग से हम नहीं पहुंच सकते, हमें एक एक स्टेप, एक एक डोर, एक एक उसको क्रॉस करते हुए हम आत्मा तक पहुंचेंगे। अब आप लोग बोले कि आजकल तो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट से डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाए, तो कई बार लिफ्ट भी खराब हो जाती है, कई बार लिफ्ट में पावर सप्लाई भी कट ऑफ हो जाता है, तो अटक जाते हैं। तो सीधी छलांग की बात नहीं करनी चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप हमें पहले शरीर को देखना है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। और शरीर से पहले भी अगर मैं कहूँ तो श्वास को देखना है, फिर शरीर को देखना है, शरीर को, फिर भीतर जाते जाते हम आत्मा तक पहुंचेंगे। और शरीर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि आंतरिक क्षमताओं को अभिव्यक्ति का माध्यम ये शरीर है। अब देखिए, भीतर जो भी सूक्ष्म शरीर में होता है उसकी अभिव्यक्ति इस स्थूल शरीर में होती है। जो भीतर होगा उसको आने का माध्यम चाहिए, बाहर आने का, और बाहर प्रकट होने का माध्यम हमारा ये स्थूल शरीर है। वैसे तो कहते हैं कि चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, आत्मा, लेकिन अगर उसका मुख्य स्थान मैं कहूँ तो वो है नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र में भी अगर मैं कहूँ तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये आत्मा का मेन स्थान है। जो चित्त की अभिव्यक्ति, चेतना की अभिव्यक्ति होती है वो यही होती है। तो कहते हैं ना, हमारे अस्तित्व के 2 मूल स्रोत है, चेतना प्लस शक्ति, और उसका संवादी केंद्र है हमारा ये स्थूल शरीर, नाड़ी संस्थान। जो हमारी सेंसरी नर्व्स है वो दे आर द मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो हमारी मोटार नर्व्स है दे आर द मीडियम ऑफ वाइटल एनर्जी, यानी प्राण शक्ति। दूसरा और समझिए, जो हमारा कर्म शरीर है ना, सूक्ष्मतम शरीर, तो शरीर विज्ञान में इसका संवादी केंद्र जो कर्म है भीतर से बाहर आते हैं,
तो उसका संवादी केंद्र है हमारा ग्रंथि तंत्र, एंडोक्रीन सिस्टम। जो ग्रंथियों के स्राव है, हॉर्मोन्स है, उनको हम कर्मों के स्राव, कर्मों का जो अनुभाग या विभाग है, उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में समानता हम देख सकते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि जैन दर्शन में जो नाम कर्म है और साइंस शरीर विज्ञान में जो जीन्स और क्रोमोसोम्स है, उनका साम्य नजर आता है। तो इस तरह से आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, सूक्ष्म और स्थूल को। फिर शरीर हमने जाना, ये है स्पिरिचुअली। शरीर परीक्षा हमने जान लिया कि प्रत्येक अवयव पर हमें चित्त को ले जाकर जो कुछ भी हो रहा है, प्राण के प्रकंपन, जो कुछ भी सेंसेशंस हो रहे, संवेदन हो रहे, उसका अनुभव तटस्थ भाव से करना है। प्योर परसेप्शन, नो कंटेमिनेशन, ये इसकी टेक्निक है। शरीर के सही अवबोध की प्रक्रिया है। शरीर प्रेक्षा हमारे अस्तित्व बोध की प्रक्रिया है। अब भगवान महावीर ने कहा है कि शरीर हमारी नौका है, और जो ये जीव है, आत्मा है, ये नाविक है, और ये संसार है, वो समुद्र है। तो अगर इस समुद्र, संसार समुद्र को हमें पार करना है, तो हमें इस शरीर रूपी नौका का उपयोग करना पड़ेगा। मोक्ष की ऐष्ना करने वाले इस शरीर रूपी नाव से संसार रूपी समुद्र को तर जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये हमारा शरीर। और शरीर के हमारे अस्तित्व बोध की प्रक्रिया है। कहते हैं कि जितना हमारा शरीर का आयतन है, उतना ही आत्मा का आयतन है। जितना आत्मा का आयतन है, उतना ही चेतना का आयतन है। इसलिए शरीर के कण कण में हमें संवेदन होती है, अनुभूति होती है। उस संवेदन से मनुष्य अपने स्वरूप को देखता है, अपने अस्तित्व को देखता है, अपने स्वभाव को देखता है। ठीक है। और स्थूल से सूक्ष्म जाने की प्रक्रिया है, अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया है। और शरीर प्रेक्षा का एक इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइड है, ये ममत्व विसर्जन की प्रक्रिया है। आप कहेंगे शरीर प्रेक्षा करते करते ममत्व विसर्जन कैसे होगा? तो देखिए, जब आप शरीर प्रेक्षा करते हैं, भीतर गहराई में जाते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि सेल्स, प्रत्येक सेल्स आप देख पाएंगे, विद्युत का प्रवाह देख पाएंगे, कुछ भी नित्य नहीं है। प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ घटित हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ सेल्स मर रही है, इतने सारे चेंजेस होते हैं। तो हमें ये अनुभव होने लगता है कि कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब इस अनित्यता का बोध होता है, प्रति क्षण कुछ न कुछ नष्ट हो रही है सेल्स, कुछ नई पैदा हो रही है, कुछ डेड सेल्स बाहर निकल रही है, इतने चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस। जब इस अनित्यता का बोध होता है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर के प्रति भी आसक्ति खत्म होने लगती है। जब कुछ हमारा है ही नहीं, सब कुछ अनित्य है, तो ममत्व का धागा धीरे धीरे टूटने लगता है। पहले जो हमारे पदार्थ के प्रति जो हमारा एक आकर्षण था, या उस दिशा में हम जाते हैं, धीरे धीरे हमारी वो दिशा मुड़ने लगती है। परिवर्तन, अनुराग, जो हमारा ममत्व है या अनुराग की दिशा है, वो चेंज होने लगती है। तो इस प्रकार ये मैंने स्पिरिचुअल साइड इसका जाना, बताया। अब हम इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे आते हैं। पहले मैं इसकी विधि बता देती हूँ कि शरीर प्रेक्षा सबसे बढ़िया है खड़े खड़े रहकर करना। क्योंकि जब आप खड़े खड़े रहकर करते हैं, तो प्राण के जो धारा है या प्राण का प्रवाह होता है, उसमें कोई अवरोध नहीं आता है। सेकंड है लेट के करना, उसमें भी ज्यादा अवरोध नहीं आता है प्राण के प्रवाह में। बैठ के करते हैं तो ये ट्विस्ट होता है बॉडी, थोड़े पैर ऐसे हो जाते हैं, हाथ ऐसे हो जाते हैं, तो ज्यादा अवरोध आ सकता है। तो सबसे लास्ट है बैठ के करना शरीर प्रेक्षा। तो कोशिश करें खड़े खड़े रहकर करें या फिर लेट के करें शरीर प्रेक्षा का जब हम प्रयोग करेंगे तो। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी साइंटिफिक और इसके बेनिफिट समझने के लिए। शरीर प्रेक्षा, तो साइंटिफिकली पहले शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर हमारा
सेल्स से बना हुआ है। पूरा शरीर हमारा अप्रोक्स 37 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ है। ये सेल्स मिलकर हमारी टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर हमारे एक बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम या तंत्र बनाते हैं। और ऐसे हमारे शरीर में मुख्य 11 सिस्टम्स है। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, जस्ट अ मोमेंट। तो हमारे ह्यूमन बॉडी इट इज मेड अप ऑफ 37 अप्रॉक्स ट्रिलियन सेल्स एंड इट हैज 11, कहीं 12 है कहीं 10 है, बट 11 मेजर सिस्टम है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो स्किन, हेयर, नेल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। स्केलेटल सिस्टम, एक साधक को ये शरीर के सिस्टम और इसके मेन वर्किंग बेसिक की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। क्या आपको पता है आपका स्टमक किस साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? कोई बताएगा? आपका लिवर किस साइड है, किडनी कहाँ है ना? अशोक जी बताना चाहेंगे अपने आप को अपने आप। अशोक जी हाँ अनम्यूट की अनम्यूट कीजिए अशोक जी। हाँ। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आपका स्टमक किस साइड में है? स्टमक अपने लेफ्ट साइड रहता है, इसलिए बोलते हैं जब भी सोना हो तो लेफ्ट करवट सोए ताकि वो का सही। प्रोसेस है। हाँ, तो ये जानकारी होना चाहिए। अब हम स्टमक बोल रहे हैं, कायोसर भी करते हैं, तो हमें वो लोकेशन उसका पता होना चाहिए, किडनी कहाँ पे, लीवर कहाँ पे, स्प्लीन कहाँ पे है। तो एक साधक को बेसिक जानकारी बॉडी पार्ट सिस्टम जानना ही चाहिए, तो ही वो साधना में आगे बढ़ सकता है, शरीर के रहस्य को अनावृत कर सकता है। स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट्स जो हमें सपोर्ट एंड शेप देते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम जो हमारे सारे एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, पूरे बॉडी के जो भी एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है, कमांड हम उसको बोल सकते हैं, कमांडिंग है। एंडोक्रिन सिस्टम अगेन जो हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है, ये भी हमारा कमांडिंग सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर लिम्फेटिक सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम है हमारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स और एयरवेज ब्रीदिंग से रिलेटेड है। ये हमारे मेजर 11 सिस्टम है साइंटिफिकली। और साइंटिफिकली शरीर प्रेक्षा क्या है? शरीर प्रेक्षा स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। साइंटिफिकली शरीर प्रेक्षा स्वास्थ्य की प्रक्रिया कैसे है? देखिए, जो हमारा बॉडी का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलते होम्योस्टेटिस, बॉडी का इक्विलिब्रियम है, वो कैसे होता है? ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का अगर हमारा संतुलन है तो बॉडी का इक्विलिब्रियम अच्छे से मेंटेन होता है। तो जब हम शरीर प्रेक्षा का अच्छे से अभ्यास करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का संतुलन होता है, वो अच्छे से कार्य करते हैं। और शरीर प्रेक्षा में भी आप देखिए, पहले हम कायोत्सर्ग करेंगे फिर शरीर प्रेक्षा करेंगे, है ना? तो दोनों प्रयोग इसमें आपको पहले कायोत्सर्ग तो सब में करना ही है, कोई भी प्रयोग करो, फिर शरीर प्रेक्षा करेंगे। और जब गहरा अभ्यास बढ़ जाता है, चित्त की परिपक्वता बढ़ जाती है, वो पटु बन जाता है, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिक क्रियाएं चलती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, हम चाहे ना चाहे हमें बोलना नहीं पड़ता है कि ये काम करो, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारी बॉडी में जो चलती है उस पर भी हमारा नियंत्रण स्थापित होने लगता है। जैसे अब आप वेगस नर्व को देखिए जो हार्ट के पास से ये गुजरती है। जब शरीर प्रेक्षा करेंगे, बहुत गहरा अभ्यास होगा, आप जागरूक रहेंगे, आपका चित्त एक्सपर्ट बन जाएगा, तो आप गहरे में जाएंगे तो धीरे धीरे आपके इन चीजों पे भी नियंत्रण होने लग जाएगा जो ऑटोनॉमिक है। ये है शरीर प्रेक्षा का, मैं कहूँ कि सबसे बड़ा ये बेनिफिट। और ये स्वास्थ्य की प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि देखिए, जब हम चित्त की यात्रा करते हैं, बॉडी को हम एक एक पार्ट पे ले जाते हैं, तो एक एक सिस्टम हमारा बॉडी का पूरा शरीर प्रभावित होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसको और हम आगे समझेंगे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारी धीरे धीरे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और वो कैसे होती है इसको समझिए। इम्यूनिटी एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये शरीर परीक्षा में बहुत अच्छे से काम करता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ड्यूरिंग शरीर परीक्षा
जब आप शरीर प्रेक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ आरबीसीज, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करने की उसकी क्षमता है थ्रू हेमोग्लोबिन, इट इंक्रीजेस, है ना। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, इससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। दूसरा है द ड्यूरिंग शरीर प्रेक्षा द एबिलिटी ऑफ WBC, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, जो ये हमारे सोल्जर्स है, जो हमारे ये इम्यून सेल्स के सोल्जर है, सैनिक है, जो बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ते हैं, ये इनकी भी क्षमता एंटीबॉडीज को बढ़ती है। जो ये कीटाणु को डिस्ट्रॉय करती है एंटीबॉडीज, वो क्षमता भी इनकी बढ़ती है। एज अ रिजल्ट हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर प्रेक्षा के दौरान जो कभी कभी हमारी ये ब्लीडिंग होती है या कुछ होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, खून के थक्का जमाने की प्रोसेस, इसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो इट इंक्रीजेस वर्किंग लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड WBCs। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आरबीसीज WBCs की वर्किंग को बढ़ाता है, उनकी एबिलिटी को बढ़ाता है, और ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। फिर रोग आएगा भी, वायरस बैक्टीरिया आएंगे भी, तो भी वो हमारे को इतने प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे और ये टकरा के चले जाएंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग बन चुका है कि वो हमें अफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो रोग भीतर एक तरह से हम एक कवच बना लेंगे, सुरक्षा कवच, तो रोग जल्दी से हमें प्रभावित ही नहीं कर पाएंगे। ये होता है शरीर प्रेक्षा के द्वारा। फिर दूसरा है साइंटिफिकली शरीर प्रेक्षा क्या है? ये दर्द निवारण की प्रक्रिया है, एंडोर्फिन को ट्रिगर या सक्रिय करने की प्रक्रिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर कोई ज्यादातर लोग, मुझे 10 में से 7 या 8 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, बोलेंगे यहाँ पे दर्द है, क्या करें, वहां पे दर्द है, गर्दन में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है। 10 में से 7 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तक कि यंगस्टर्स भी बैठते रहते हैं, दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, गर्दन में दर्द है, वहां दर्द है। तो ये शरीर प्रेक्षा दर्द निवारण की प्रक्रिया है। ये कैसे है? क्योंकि ये एंडोर्फिन, पहले समझिए, एंडोर्फिन को एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं शरीर प्रेक्षा में। तो एंडोर्फिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी ये हमारे ब्रेन का एक केमिकल है। जैसे एंडोक्रिन सिस्टम के केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं, वैसे ही ब्रेन में जो हमारे केमिकल्स होते हैं, इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये एंडोर्फिन इनिबिटरी है। इनिबिटरी यानी ये ब्लॉक करता है सिग्नल्स को। एक होता है एक्साइटेटरी, जो एक्टिव करता है, उत्तेजना देता है, ये उसको कम करता है, ब्लॉक करता है। और स्पेशली किसको ब्लॉक करता है एंडोर्फिन? पेन सिग्नल्स। तो इस ये एंडोर्फिन, इसका नाम देखिए, एंडो यानी एंडोजीनियस, यानी इनसाइड बॉडी बनता है ये। और मॉर्फिन, एंडोमॉर्फिन भी बोलते हैं, एंडोर्फिन भी बोलते हैं। मॉर्फिन एक पेन किलर है, आप सबको पता है, और उसका एक्शन को ये मिमिक करता है। जैसे अगर आप ये मॉर्फिन का इंजेक्शन लेते हैं तो दर्द नहीं आपको अनुभव होता है, वैसे ही जब आप शरीर प्रेक्षा करेंगे तो ये एंडोर्फिन्स ये ट्रिगर होगे, सक्रिय होगे, और वैसे ही आपको दर्द की अनुभूति नहीं होगी। ये कैसे होता है इसको भी हम समझेंगे। इनको फील गुड केमिकल्स भी बोलते हैं। और ये हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। बहुत सारे एंडोर्फिन के प्रकार है, लेकिन सबसे कॉमन प्रकार है बीटा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये पेन को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, फील गुड केमिकल है। अब ये शरीर प्रेक्षा में कैसे काम करता है, आप देखिए। शरीर प्रेक्षा प्रोसेस ऑफ ट्रिगरिंग एंडोर्फिन। अब जब कभी चोट लगती है, समझो कहीं शरीर के हाथ पे चोट लगी, तो फिर हमारी नर्व्स पूरे शरीर में फैली हुई है, वो एक्टिव हो जाएगी। और
वो एक्टिव हो जाएगी, फिर वो क्या करेगी, ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगी कहाँ पे, हमारे ब्रेन में जाएगा। और कैसे जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स है, ये हमारे ब्रेन के थैलेमस में जाएगा। थैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, इसे रिले स्टेशन भी बोलते हैं। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो पहले थैलेमस में जाएगी, फिर ये थैलेमस उसका वो निरीक्षण करेगा कि भाई अब चोट का मैसेज गया है, तो वो निरीक्षण करेगा कितनी चोट है, क्या करना है, कहाँ पे इसको भेजना है। वो इस तरह से उसका निरीक्षण करके वो संदेश भेज देगा ब्रेन के दूसरे पार्ट को कि भाई आप प्रतिक्रिया करें, या आप जो इंजर्ड पार्ट है उसको ढूंढे। फिर वो ब्रेन को संकेत देगा कि टेक मेजर्स टू काम, उसको ठीक करने के आप फटाफट प्रयोग करें, जो भी एक्शन लेना है तुरंत ले। और ये इतनी स्पीडीली एक्शन होती है, प्रकाश की गति कहते हैं कि इसका, यहाँ तक कहा गया है कि इतनी जल्दी ये चीज होती है, ये क्रिया प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से काम करती है, हमें पता ही नहीं चलता है। फिर क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा डिसोसिएशन यानी वियोजन। दर्द के प्रति संवेद भेजने के बाद मस्तिष्क से निकलने वाले जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये जो संवेदना संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध कर देंगे। यानी जो ये पेन सेंसेशन की आपको प्रोसेस ये हो रहा था, पेन, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको वो ब्लॉक कर देंगे। दिस कॉजेज रिलीज ऑफ एंडोर्फिन। इसको ये समझिए कि जब दर्द होता है तो शारीरिक प्रतिक्रिया तो ऐसे होती ही है, इसके साथ हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी चालू हो जाती है। बहुत दर्द हो रहा है, जो मिलेगा मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हम इसको भावनात्मक तौर पे भी इतनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो व्यक्ति की जब भावनात्मक प्रतिक्रिया ये होती है तो पेन क्या होता है, तीव्र से तीव्रतम हो जाता है। थोड़ा पेन था लेकिन वो बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इससे क्या होता है, भावनात्मक प्रतिक्रिया से जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो हम भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, राग द्वेष मुक्त है, तटस्थ भाव से देख रहे हैं, सम है जो कुछ भी हो रहा है। तो जब हम भावनात्मक प्रतिक्रिया से मुक्त होकर जब इन दर्द के संवेदन को देखते हैं शरीर प्रेक्षा में, तो मस्तिष्क को संवेदना संप्रेषण प्रक्रिया को अवरुद्ध करने में सहायता मिलती है। इट ब्लॉक्स दिस पेन सेंसेशन ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो इसलिए शरीर प्रेक्षा में हम बोलते हैं कहीं भी दर्द है, कहीं भी कुछ अवरोध है, उसको केवल देखे, समभाव से देखे, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखे। इससे क्या होगा, एंडोर्फिन रिलीज होगा और आपको पेन नहीं होगा। जैसे कि बाहर से दर्द शामक औषधियां लेने से आपको पेन नहीं होता है, वैसे ही आपको शरीर प्रेक्षा जब आप करेंगे तो पेन नहीं होगा। अब शरीर प्रेक्षा पूरे शरीर की भी की जा सकती है, या जहां कहीं चोट लगा है, दर्द है, उसकी भी की जा सकती है। अगर हाथ में इतने पार्ट में दर्द है तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इस हाथ की आप कम से कम आधी घंटा प्रेक्षा करें। जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते जाए, कम से कम आधी घंटा करेंगे तो आप देखेंगे कि आधी घंटा के बाद आपको वो दर्द एकदम गायब हो जाएगा, एकदम आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। तो जिस भी पार्ट की है, लेकिन कम से कम आधी घंटा, ज्यादा करे तो और अच्छा है, उस पार्ट की आप परीक्षा करें। एंडोर्फिन रिलीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और भी एक चीज होती है, जब आप लॉन्ग टाइम शरीर परीक्षा करते हैं जहां पे भी पेन है, तो फिर वो अदर इंटरनल कॉज पेन के हैं उसको भी रिमूव करता है। कैसे, जो सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड जो प्रेशर था दर्द का, उसको कम कर देगा। फिर वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छा हो गया तो एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो ज्यादा स्पीडीली पहुंचेंगे। इम्यून सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज है और है, वो भी वहां पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। वहां पे मरम्मत होगी, दर्द कम होगा, एंडोर्फिन वहां रिलीज होगा, पोषक तत्व वहां फास्ट हो जाएगा, सब चीज आपकी हीलिंग वहां फास्ट होने लग जाएगी। जो पेन था, जो डिजीज थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बॉडी हील्स क्विकली बाय क्रिएटिंग न्यू सेल्स।
जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करेगी, नई सेल्स वहां बनने लगेगी। इस तरह से ये पूरी बीमारी और पेन आपकी शरीर प्रेक्षा के द्वारा चली जाती है। इसलिए जहां कहीं भी दर्द है, बीमारी है, उस अवयव की प्रेक्षा आप कम से कम डेली आधी घंटा करें, और पूरी शरीर के करेंगे तो भी अच्छा है। जो स्वस्थ है, जो जिनको पेन दर्द है उनको तो करनी है, जो स्वस्थ है उनको भी रोज शरीर प्रेक्षा करेंगे तो बीमारी नहीं होंगी, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अब इसके कुछ लाभ, जैसे मैंने बोला ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो स्पिरिचुअली हम बोलेंगे प्राण का संतुलन, प्राण की चिकित्सा का प्रयोग है। क्योंकि देखिए प्रेक्षा ध्यान में जहां जहां चित्त जाएगा उसके पीछे प्राण आएगा। चित्त का फॉलोअर अनुगामी है प्राण, और जहां प्राण शक्ति जाएगी तो वहां पे जो कुछ भी अवरोध, ब्लॉकेज, पेन, दर्द है वो उसको हटा देगी, क्लियर कर देगी। तो एक तरह से ये आध्यात्मिक चिकित्सा नहीं, ये मानसिक शारीरिक चिकित्सा भी है। जो भी आपका असंतुलन प्राण का हुआ है, प्राण के असंतुलन के कारण ही अध्यात्म में कहते रोग होता है, उसका संतुलन हो जाएगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होगा, शरीर का कायाकल्प होगा, एक एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा होगा, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि देखिए जब आप शरीर की परीक्षा करते हैं तो मस्तिष्क की भी परीक्षा कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो कैसे होती है, वहां पे भी कुछ अवरोध आ गया है या असंतुलन हो गया है या कुछ हो गया है, वो भी अवरोध दूर हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग बन जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा बन जाएगा, सारे सिस्टम आपके रिजुविनेट हो जाएंगे, हम स्वस्थ रहने लगेंगे, हमारा आभा मंडल भी अच्छा हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है महात्मा गांधी। आप देखिए शरीर से दुबले पतले थे, लेकिन भीतर से उनका कायाकल्प था, शरीर स्वस्थ था, आभा मंडल शक्तिशाली था, है ना। क्योंकि उनका शरीर का कायाकल्प, भीतर से वो स्वस्थ थे, भीतर से उनके सिस्टम अच्छे थे, इसलिए पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया उनसे मिलने को लालायित रहती थी, उनके पीछे घूमती थी। तो इस तरह से हम भी शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं, वृत्तियों का उपशमन। इसका एक बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि भीतर से क्रोध की अगर वृत्ति आ रही है, इमोशन आ रहा है, तो आप शरीर प्रेक्षा करते हैं। जागरूकता शरीर प्रेक्षा की विशेषता है। आप जागरूक है, धीरे धीरे जागरूकता का अभ्यास बढ़ेगा तो भीतर से आपको पता चलेगा कि क्रोध आ रहा है, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं करेंगे आपके वाणी से या शरीर से। इस तरह से वो भार, आप भार उस पे नियंत्रण कर लेंगे, यानी आप वृत्तियों का उपशमन कर लेंगे, वो उसको सबसाइड कर लेंगे, इतनी नियंत्रण शक्ति बढ़ जाएगी। आ रही है भीतर से, आपको पता चल रहा है, लेकिन आपकी नियंत्रण शक्ति, जागरूकता के कारण उसको आप भार प्रकट नहीं करेंगे। ये सब होता है शरीर प्रेक्षा के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका आध्यात्मिक लाभ जो मुझे बहुत प्रिय है, वो समझिए। हमारा टाइम तो हो रहा है, बट 2 मिनट में इसको लेके फिर हम 10 मिनट का प्रयोग भी करेंगे। आध्यात्मिक लाभ, चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण, उस आस्था पर संचालित होने वाली नई आदतों का निर्माण। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत गहरी बात कह दी है ये। और जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं लेवल 2 की परीक्षा देना जाती थी, तो मुझे ये बात मतलब समझ नहीं आती थी कि इसका कैसे अर्थ समझूं। फिर समझते समझते गुरुदेव की एक पुस्तक में मुझे ये टॉपिक मिला, और फिर वहां जो समझा मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं सबको पूछती थी कि इसका मीनिंग क्या है, मुझे समझाइए, सब जो बड़े ट्रेनर्स होते थे। तो इसका देखिए कितना गहरा मीनिंग है कि देखिए एक है हमारी, दो तरह से समझिए, एक है हमारी मस्तिष्कीय चेतना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो प्राण शक्ति है या जो हमारा मस्तिष्क है, ये बॉडी है, इससे ही जीवन चल रहा है, ये जीवन बस इस वर्तमान क्षण तक ही है। और दूसरी है शाश्वत चेतना। शाश्वत चेतना वो है, क्योंकि शाश्वत चेतना से ये समझिए कि ये चेतना इस जन्म तक सीमित नहीं है, क्योंकि कितने कितने हमारी इस चेतना ने जन्म लिए हैं, अनंत अनंत जन्म हमने लिए हैं, कितने सारे संस्कार, वासनाएं, भावनाएं हम लेकर आ रहे हैं, है ना। जब ये दृष्टिकोण हमारा निर्माण होता है तो हमारा दृष्टिकोण बहुत विराट बन जाता है।
जब कभी फिर वर्तमान में कोई समस्या आएगी तो हम उसको वर्तमान जीवन से नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि हम शाश्वत चेतना को मानते हैं। कई जन्म लेके हमारी चेतना आई है। तो अगर हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा क्यों दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब ये शाश्वत चेतना को हम समझेंगे तो हम ये सोचेंगे कि मैंने पिछले जन्म में या कई पूर्व भव में इसके साथ कुछ गलत किया होगा, हो सकता है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। तो हमारा दृष्टिकोण ही पूरा बदल जाएगा। हम खाना खाएंगे, हम कुछ काम करेंगे तो हम सोचेंगे इससे मेरा कर्म बंधन तो नहीं होगा। मैं किसी को धोखा दूंगी तो मेरा अगला भव बिगड़ जाएगा। तो हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है इससे। फिर हम जो सोचेंगे चेतना के परिष्कार के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जब शरीर प्रेक्षा करते हैं, हम चैतन्य की इतनी सी झलक मिल जाती है, इतना सा अनुभव कुछ हो जाता है, तो हमारा सारा दृष्टिकोण बदल बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो एक आस्था निर्माण होती है कि नई चेतना है, पूर्व भाव है, अगला भाव है। ये सब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण बदलने के बाद हमारी आस्था चेतना के साथ गहरी हो जाती है, आत्मा के साथ। फिर इससे जो हमारी आदतें बनेगी वो नई प्रकार की बनेगी। पहले हम नहीं सोचते थे, किसी को कुछ बोल दिया, कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, आत्मा में चेतना का अनुभव होता जाएगा, हम 2 बार सोचेंगे कोई गलत काम करने से। तो फिर हमारी आदतें अलग प्रकार की होगी। नहीं नहीं, ये काम नहीं करना मुझे, इससे मेरा कर्म बंधन हो जाएगा। इस तरह की आदतें हमारी बननी, पहले और बाद में बहुत फर्क आ जाता है। तो इसलिए चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण, और फिर उस आस्था से जो आदतें होती है ना, नई आदतें हमारी बनती हैं। प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण, शरीर प्रेक्षा सबसे अच्छा प्रयोग है। 2 शब्द होते हैं, अनुस्रोत और प्रतिस्रोत। अनुस्रोत यानी भीड़ के साथ चलना, भेड़ चाल, जो सरल मार्ग है, जो फ्लो के साथ चलते हैं। आज ये फैशन आया, हमें भी ये करना है, आज ये कर रहे, हमें भी करना है। प्रतिस्रोत है वो फ्लो के अगेंस्ट जाना, कठिन काम करना, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। दूसरों को देखना अनुस्रोत है, अपने आप को आंख बंद करके आधी घंटा देखना, शरीर प्रेक्षा करना, ये प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण करता है। फिर जैसे इसका अभ्यास परिपक्व होता है तो फिर हम कोई भी परिस्थिति आएगी वो हम पे हावी नहीं होगी। परिस्थिति को हम बैक सीट पे रख देंगे, अपने कर्तव्य को हम ड्राइवर सीट पे रखेंगे। कोई भी समस्या को झेलने में हम सक्षम हो जाएंगे। कर्म का विलय, प्रमाद या आत्म विस्मृति के कारण जो कर्म बंधन होता है, शरीर प्रेक्षा में जब आत्मा की स्मृति करते हैं, जागरूक रहते हैं, तो धीरे धीरे कर्मों का विलय होता है, अतीत और अनागत का ज्ञान होने लगता है। शरीर प्रेक्षा में जब आप वर्तमान में जो कुछ भी हो रहे हैं, मन की अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं, जो भी पर्याय को देख रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको देखते हुए आप अतीत को भी देख ज्ञान होने लगता है और भविष्य का भी ज्ञान होने लगता है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि शरीर प्रेक्षा सिर्फ मेडिटेशन नहीं, ये मेडिकेशन भी है, स्वस्थ रहने की कुंजी भी है, और आत्मा के दर्शन करने की भी कुंजी है। तो इसका अभ्यास रोज नियमित करें। ओम अरहम। ओम अरहम। पहले प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद जिज्ञासा समाधान। ठीक है, छोटा सा प्रयोग करेंगे, 10 मिनट का कर लेते हैं हम। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। वैसे शरीर प्रेक्षा का प्रयोग कम से कम हमें आधी घंटा 40 मिनट करना चाहिए, कायुसक भी इसमें आ जाता है। बट जैसे मैंने कहा, जैसे समय होता है तो हम एक छोटी सी झलक इसकी देख लेते हैं। 10 मिनट के लिए कर रहे हैं तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, 10 मिनट तो आसानी से खड़ा रहा जा सकता है। हाँ, एकदम सही। तो जल्दी प्राण के प्रकम्पन का जल्दी अनुभव होगा आपको। सभी खड़े रह के करें।
आंख कोमलता से बंद, हाथ सातल से सटे रहे। और किसी को कोई पार्ट पे दर्द है तो वो उस पार्ट की केवल परीक्षा करे, टाइम कम है ना तो भी चलेगा। कायोत्सर्ग के बाद सिर्फ उस पार्ट की भी वो परीक्षा कर सकते हैं। हम सीधा कायोत्सर्ग ही करेंगे, ध्येय सूत्र और वो सब का हमारे पास समय नहीं है। पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। सुझाव दें, पैर से सिर तक पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स, ढीला छोड़ दे पूरा शरीर को। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। शिथिलता का अनुभव, पूरा शरीर, चेहरे की मांसपेशियां सब शिथिल हो गई है। अब चित्त को दाएं पैर पे केंद्रित करिए। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाए और उसकी प्रेक्षा करे। अर्थात वहां जो कुछ भी हो रहा है, प्राण के प्रकंपन, उनको राग द्वेष मुक्त होकर देखे। तटस्थ भाव से उसकी प्रेक्षा करे पूरे राइट पैर की। केवल देखे, प्रेक्षा यानी केवल देखना, अनुभव करना बंद आंखों से। पूरे भाग की प्रेक्षा करे। प्राण के प्रकंपन, संवेदन, सिरहन, जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्रेक्षा करे विदाउट लाइक एंड डिसलाइक। अब चित्त को लेफ्ट पैर पे ले जाएं। पूरे लेफ्ट पैर की प्रेक्षा करें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें।
पेड़ू का पूरा भाग पेट के भीतरी अवयव की प्रेक्षा करी, वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करें। पेट के एक एक अवयव की बीज, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, एक एक भाग की प्रेक्षा करें। वक्षस्थल, छाती का पूरा भाग, इसकी प्रेक्षा करे, चित्त को ले जाए वहां पर। प्रियता अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखे जो कुछ भी हो रहा। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते जाना। पीठ के पूरे भाग की प्रेक्षा करें। मेरुदंड, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गर्दन, वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरे राइट हैंड की प्रेक्षा करें। अब अंगूठे से लेके कंधे तक केवल दृष्टा भाव से देखें जो कुछ भी हो रहा है। प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते जाएं।
इसी प्रकार लेफ्ट हैंड की प्रेक्षा करें। लेफ्ट हैंड के अंगूठे से लेके कंधे तक। अब ऊपर के भाग की प्रेक्षा करें। कंठ, स्वर यंत्र, चेहरे का पूरा भाग, मुंह के अंदर, ललाट और मस्तिष्क तक। चित्त को ले जाएं। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें पूरी जागरूकता के साथ। फिर सिर की परीक्षा करें। अब चित्त को दोनों पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। पूरे शरीर के आकार में फैलाते हुए पैर से सिर तक शीघ्रता से ले जाएं और उसी गति से सिर से पैर तक लाएं। शरीर के कण कण का स्पर्श करें। शरीर का कण कण प्राण के प्रवाह से झंकृत हो उठा है। मानो पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, कहीं भी दर्द है या स्पंदन, जो कुछ भी हो रहा है उसको तटस्थ तटस्थ भाव से देखे, अनुभव करें। दर्द हो रहा है उसे भी केवल देखे।
अब धीमी गति से चित्त की यात्रा चली। कहीं अवरोध है, कहीं कोई दर्द पीड़ा है, उस जगह कुछ देर रुकी, केवल जाने, संभाव रखी। उस क्षण उस स्थान पे रुकी। 3 लंबे दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार आंखें खोल सकते हैं। आशा है सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ओम अरहम। छोटा सा प्रयोग, 10-12 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है हम जानना चाहेंगे। मुझे तो मेरे बचपन के दिन याद आ गए। स्कूल में जब पढ़ते थे तो देखिए, जब स्कूल में पढ़ते थे, जब स्कूल में टीचर नहीं रहते क्लास में तो सारे बच्चे शोर शराबा करते थे, कोहराम मचा हुआ रहता था। और जैसे ही टीचर आते, क्या होता था, टीचर आते ही एकाएक साइलेंट हो गया, क्योंकि देखने वाला आ गया। देखने वाला आ गया तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हलचल हो रही थी, पूरी हलचल हो रही थी। और जो ही हमने देखना शुरू किया, बिल्कुल शांत 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 होने लगा। ऐसी अनुभूति आप लोगों को भी हुई होगी। हुई है तो आप थम्स अप करके बताइए प्लीज। यस, यस। अच्छा, आपने आज बहुत बहुत अच्छी बात बोली है, मैं नोट करूंगी। स्कूल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अंकल का अनुभव बोलता है। हम लोग तो बस सीख रहे हैं, अंकल के पास इतना एक्सपीरियंस है, वो बोलता है। जी। ओ मर रहा तो हूँ। देखिए, अब हमें हाट बाजार में हजारों आदमी जब एक साथ बोलते हैं तो वहाँ एक शोरगुल का वातावरण होता है कि नहीं होता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी पूरा शोरगुल चल रहा है। और वो ज्यो ज्यो हम देखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। हमें हमारी हृदय की स्पंदन भी सुनाई देने लगते हैं, श्वास की आवाज भी हमें सुनाई देने लगती है। इतना सूक्ष्म हो जाता है हमारा देखने का तरीका। तो एक एक स्पंदन हमें महसूस होने लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 मिनट में ही ऐसी अनुभूति होती है। आप करके देखिएगा, रोज कीजिए। और आज मैंने देखा ज्यादातर भाई बहन खड़े खड़े कर रहे थे। और हमारे कुछ साधक तो ऐसे भी है जो पौन घंटे का संपूर्ण कायोत्सर्ग भी खड़े खड़े करने वाले। सुचेता जी है, अशोक जी है, और भी काफी भाई बहन है, कोमल जी है। ये खड़े खड़े पौन घंटा कायोत्सर्ग करने वाले। इनके लिए तो 10 मिनट खड़े रहना एकदम आसानी से खड़े रह सकते हैं। यस। तो आप अपने। कोशिश की थी आज कि कुछ नए पॉइंट्स आपको एंडोर्फिन्स और शरीर प्रेक्षा की। तो आशा है सबको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। तो अभी एक आपसे बात करने का समय है हमारा। हैंड राइज करेंगे संगीता जी, हैदराबाद से संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, बोलिए। नमस्ते मैम। मैम आपने कहा था कि राग द्वेष से मुक्त होके शरीर को देके, वो एक डाउट है। और हम क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करते हैं उसमें शरीर प्रेक्षा का थोड़ा असर नहीं होता है मैम? राग द्वेष मुक्त होकर है ना, लाइक डिसलाइक। अब पेन हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं कि पेन हो रहा है, मतलब बस जो हो रहा है न्यूट्रल, उपेक्षा भाव से। जैसे हम न्यूट्रल होके देखते हैं ना, वैसे देखना है। कोई अब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम प्रियता, हाँ कितना अच्छा है, और कोई नहीं, ऐसे नहीं। जो हो रहा है बस, चेहरे पे भी नहीं आना चाहिए वो तनाव आपके।
और तो जो हम अनुलोम विलोम और करते हैं तो वो शरीर प्रेक्षा के वैसे नहीं होता मैम, हमारा ध्यान पूरा नहीं, सांसों पे रहता है। नहीं, ये पूरे बॉडी पार्ट पे आप जा रहे हैं, एक एक परतों को भीतर देखिए। पहले जो है आप ये चमड़ी पे, फिर उसके भीतर जैसे प्राण के प्रकंपन, जिसे साइंटिफिक में हम विद्युत धारा बोलेंगे, फिर उसके भीतर जाते हैं तो और भीतर जाते हैं तो अवयव, अवयव के भीतर तक सेल, सेल्स के भीतर तक और जाएंगे तो क्रोमोसोम, जीन्स। तो अनुलोम विलोम में तो ये प्रक्रिया नहीं होती, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना। तो तो ये जो RBS आपने जो बताया था उसका फुल फॉर्म क्या है मैम? रेड ब्लड WBC? सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। सर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का पिक्चर जरा डाल दीजिए ना ग्रुप में। हाँ, मैं भेज दूंगी, या सर के पास होगा तो वो भी डाल। देखिए, शरीर थैंक यू पे मैम, बहुत अच्छा हमने लगा। एनाटॉमी का प्रयोग किया था, आपको याद होगा। हमने कविता जी। एक एनाटॉमी का, हमने शरीर विज्ञान का जब हमने ली थी क्लास, उसकी सीरियल चला था, उसमें बहुत सारे पिक्चर हमने शेयर किए थे। उन वीडियो को आप देखिए, वीडियो को देखिए आप। जी, अशोक सर जी। एक वीडियो एक बार सेंड कर दीजिए ना सर। जय जिनेन्द्र। रेणु जी का तो क्या कहना, हर एक एक चीज स्पष्टता से समझाते भी रहते हैं और गले भी उतर जाता है। और आज के प्रोग्राम में एक माँ प्रज्ञा जी का भजन याद आ रहा था, उसके दो पद्य का संगान करना चाहूंगा। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। मैं समझ रहा था तन को, यह मेरा अपना घर है। मैं समझ रहा था मन को, यह अपना ही अनुचर है। पर टूट गया भ्रम मेरा, जीवन में ज्योति जगाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। ओम आज जो रेणु जी ने बताया उसके लिए एक पद बहुत ही बढ़िया है। यह तन है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करना है। प्रतिकूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। ओम हम सदा सुखी बन जाए। ओम। ओम हम अशोक जी, बहुत बहुत पन्ना जी का धन्यवाद। मैसेज आया चैट बॉक्स में, जय जिनेन्द्र, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत रिलैक्स महसूस हो आप रहा। अपने अनुभव जरूर लिख के भेजिए हमें, आप अपने फीडबैक जरूर भेजिए। अभी तो हमारे पास समय संपन्न हो रहा है। अपने अनुभव लिख लिख के भेजिए मेरे नंबर पर, हम सारे ग्रुप में शेयर करेंगे, तो इससे लोगों को और जागरूकता होगी। डांगे सर। यस, डांगे सर शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। रेणु जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा शरीर परीक्षा। वैसा भी हमने शरीर की परीक्षा, जो आंतरिक प्रवास होता है वो बहुत बड़ा प्रवास होता है। बाकी प्रवास तो लिमिटेशन है, इसको अनलिमिटेड है, अनाहत। तो और ये प्रवास आपने हमें आज करके लिया, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, बहुत ही अच्छा अनुभव है, गहरा अनुभव है। तो आपका दहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा शरीर जो है तो मैजिक है, पूरा मैजिक है। दुनिया में कोई ऐसा मनो शरीर यंत्र नहीं है कि जो हमें खाना खाने के बाद ब्लड तैयार करेगा। और हर विदाउट एनी मशीन पूरा सर्कुलेट, खेती को जैसा पानी देते उसी प्रकार से हर सेल तक ऑक्सीजन, हर सेल तक ब्लड पहुंचाना, कोई है, ये मैजिक है।
और उसका आपने आज हमें प्रवास करके लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। यस, अलका जी अनम्यूट कीजिए 1 मिनट, उसके बाद में हम समापन करेंगे। अलका जी, अलका जी का वीडियो भी ऑफ है शायद। अलका जी को तक मेरी आवाज आ रही है? यस, बोलिए। आवाज आ रही है। बहुत 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 शरीर को समझना कितना जरूरी है और कितनी सरलता से हमें अभी रेणु जी ने बताया कि शरीर प्रेक्षा पर भी ध्यान देते रहिए। हमारे यहाँ तो हर प्रकार के महाप्रज्ञ जी ने हर प्रकार का मतलब बता दिया है और उसका संपूर्ण साइंस अध्यात्म बताया है। तो कई लोगों ने आज पहली बार किया हो, कोई आज है कि नया कोई जुड़ा हुआ है? जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मी वीडियो या बंद है ना यस। तो पता नहीं चलता है, वीडियो बंद है ना तो पता भी नहीं चलता चैट है। बॉक्स में लिखिए आप मी या यस लिखिए तो मालूम पड़ जाएगा कोई पहली बार भी जुड़े हैं क्या। ज्यादातर साधक हमारे हमेशा जुड़ने वाले ही है। कोई प्रश्न किसी का नहीं है ना? चलते एंड पे हो गया है टाइम अपना टाइम भी हो ऑलरेडी गया आने है का। हमारा। तो अशोक जी, समापन के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और स्लोगन सुचेता जी बोलेंगे। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव। आभारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रेणु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। रेणु जी का तो कहना ये शब्द ही नहीं रहते, उनका इतना अच्छा रहता है। जैसे सर ने बताया स्कूल के स्टूडेंट का, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। थोड़ा सा मसल्स पेंस था, जैसे मैं मेरी दृष्टि उधर, चित्त उधर गया तो तुरंत वहां पे हलचल ऐसी महसूस हो गई थी। अभी तो टाइम नहीं है, नहीं बताऊंगी, बाद में मैं लिख के वीडियो बना के हाँ, बताऊंगी। बस जरूर आप अपने अनुभव लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, सभी एक साथ में बोलेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा एक घंटा हर रोज। हर रोज। ओम ओम अरहम। बार। ओम। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओके, गुड डे, गुड डे।